नाउ अब जो है हम बात करने वाले बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये होता क्या है, हमारी पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज लोग एग्रीकल्चर में, कितने इंडस्ट्रियल सेक्टर में और कितने अदर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, इसको जो डिवीज़न करते हैं इसे ही हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 100% है, तो कितने परसेंट पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर वर्क में, कितनी परसेंट इन्वॉल्व है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कितनी परसेंट इन्वॉल्व है अदर सेक्टर में। उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग जो जस्ट करेंगे, देखेंगे, जानेंगे क्या क्या सिचुएशन, कहाँ कहाँ ग्रोथ हुई, कहाँ कहाँ नहीं, उस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इट रिफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री एंड सेक्टर। ठीक है, हेडिंग आप डिफिनेशन में ये राइट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था उसके बारे में। नंबर 1, प्रीडोमिनेंट ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। द एग्रीकल्चर सेक्टर अनाउंस्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है ना, विथ approximately 75% and the remaining workforce that is 25% in service sector। यानी 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी किसमें भैया, एग्रीकल्चर में, और बाकी जो इन्वॉल्व थी किसमें, वर्क सर्विसेज सेक्टर में। ठीक है, एंड सेकंड, रीजनल वेरिएशन। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल witness a declined independence of workforce on the agricultural sector with a increase in the manufacturing in the service sector। ठीक है, अब ये क्या है भाई कि ये तमाम स्टेट में जा कर के इनकी जो रीजनल सिचुएशंस थी कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से आप काम करेंगे, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, आपको किस तरीके से फोर्सेस मिलेंगे, किस तरीके से काम मिलेगा, आपको जो है आपके ने जो रॉ मटेरियल को अराइज किया है, जो ग्रो किया है, उसमें जो मिला है उस पर पर यूनिट कॉस्ट कितनी मिलेगी, आपको हर प्रोडक्ट जो आपने रॉ मटेरियल निकाला है उसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो ये सारा का सारा सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है रीजनल वेरिएशंस में। एंड नेक्स्ट, however during the some time there had been on इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन स्टेट सच एज उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। यानी इन स्टेट के अकॉर्डिंग इसमें जो है कुछ ज़्यादा ही उनको फ़ायदे मिले। यहाँ पे अलग अलग जात पात के आधार पर उनको जो है बेसिस पे उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी गई, जिसके बेसिस पे वो अच्छे तरीके से काम कर सके। यानी जो है अलग अलग, जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि इन राष्ट्रों में खेती ज़्यादा होती, इन राष्ट्रों में कम होती। ठीक है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है पंजाब जो गेहूं का उत्पादक है, पंजाब। ठीक है ना, और हरियाणा चावल का उत्पादक सबसे ज़्यादा किसको बड़ा माना जाता है भाई, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है भाई, वहाँ भाई बंगाल से आता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से रॉ मटेरियल को आपको परचेस करते थे, वो किस में आते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आते थे। ठीक है इतना, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल स्ट्रक्चर, यानी कितने लोग, इसमें हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए। ठीक है ना, इसके बारे में। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, डेमोग्राफिक प्रोफाइल या स्ट्रक्चर के बारे में। इन दिस सिचुएशन, इन दिस पॉइंट देर आर 3 स्टेज। नंबर 1 फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टोल्ड यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर। क्या कि डेमोग्राफी स्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है, पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग जो है पैदा हुए, कितने लोग मर गए, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग जो है डिस्गाइज एम्प्लॉयड है, कितने लोग जो है फैक्शनल अनएम्प्लॉयड है। इस सारी की सारी सिचुएशन को जो हम लोग जज करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो किस में आते हैं, डेमोग्राफी स्ट्रक्चर में आते हैं। क्लियर इतना, तो हम इस पॉइंट्स में यही सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, सो बिफोर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडियन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड। अब ये क्या है भाई, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड आते बताते हैं आपको। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड which is very important for you for the MCQ question. So the questions arises, sir, what do you mean by great divided? Student, so student, the year of great divided means जब हमारा देश ने अचानक से सीधे जाते जाते यू टर्न ले लिया, बैकफुट पे चले गए, पीछे चले गए, घूम गए, तो वो ईयर था 1921। क्लियर इतना, 1921 में क्या हुआ। अब 1921 को द ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहने का रीज़न है क्योंकि उस टाइम इंडिया को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया था। कितने,
यस 3 स्टेज में। पहली स्टेज जहाँ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्या बेटा, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई होती थी। इट मीन टू से 1000 पीपल में से कितने लोग पैदा हुए और 1000 पीपल में से कितने लोगों की डेथ हो गई। फिर सेकेंड स्टेज के अंदर बर्थ रेट तो हाई होती है और डेथ रेट लो होती है। इसमें जो है बर्थ रेट क्या होगी, हाई होगी, मगर डेथ रेट क्या होगी, लो होगी। इसमें बर्थ रेट हाई होगी और डेथ रेट भी हाई होगी। इसमें बर्थ रेट हाई होगी, डेथ रेट लो होगी, ठीक है इतना, जिसमें डेथ रेट लो होगी। एंड थर्ड स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो होती है। फिर तीनों रिपीटेड समझ लीजिए। पहला है भाई बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा, बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट कम, बर्थ रेट ज़्यादा लो एंड डेथ रेट भी लो, ठीक है ना इतना। हमारी इंडिया पहले फर्स्ट स्टेज पर थी, तीनों ही कंडीशन में पैदा करने और मरने में, ठीक है ना, यानी तीनों में ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही पैदा भी होते थे, मरते थे। लेकिन क्या हुआ 1921 ईयर के अंदर पता नहीं क्या हुआ कि बर्थ रेट तो बढ़ी लेकिन डेथ रेट क्या हो गई, लो हो गई। क्योंकि डेथ रेट कम होने का रीज़न है हेल्थ फैसिलिटी मिलने लगी। हमारे पास जो है हेल्थ फैसिलिटी ढेर सारी आने लगी, क्योंकि जब ब्रिटिशियन यहाँ पे रहने लगे तो उन्होंने देखा कि जो है हम इंडियन को कंट्रोल करेंगे तभी जब हम जो है हेल्दी रहेंगे। तो ढेर सारी बीमारियाँ आने लगी, जिसमें आपने सुना होगा प्लेग, चेचक वगैरह जो बीमारियाँ आजकल तो जानते हैं लेटेस्ट वर्जन चल रहा है कोविड-19। तो इसी तरीके से वो भी सेकेंड फेज चल रहा है, इससे फर्स्ट फेज तो आप झेल ही चुके हैं लास्ट ईयर में। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो बर्थ रेट तो बढ़ी लेकिन डेथ रेट क्या हो गई, लो हो गई, क्योंकि डेथ रेट कम होने का रीज़न था हेल्थ फैसिलिटी मिलने लगी, हेल्थ का ख्याल रखने लगे, एसेट्रा। सो ईयर 21 को एक ग्रेट ईयर क्यों कहा जाता है, जल्दी बताइए स्टूडेंट। यस वेरी गुड, क्योंकि वो ऐसा ईयर था जब बर्थ रेट तो बढ़ रहा था मगर डेथ रेट क्या हो रहा था, हमारा कम हो रहा था, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो अब हम डेमोग्राफी स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए टोटल 6 पॉइंट को स्टडी करेंगे। इसमें 6 पॉइंट है जिसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला यहाँ पे है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड इंडिया वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस इंडिया हैज़ अटेंड सेकेंड फेज इन 1921, ठीक है ना। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट हमारी क्या थी, हाई थी, और डेथ रेट भी हमारी इस वक्त क्या थी, हाई थी। बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वेयर एवरी हाई 48/40, यानी 48 नियर अबाउट 40 1000 में से 48 से 40 लोग मर जाया करते थे। फिर है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, हमें पढ़े लिखे लोग क्या थे, हम लोग बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे लोग थे, यानी लिटरेसी रेट आप सब कह सकते हैं कि 7 सालों तक जो लोग थे ना कुछ पढ़ना लिखना कुछ जानते नहीं थे, ठीक है ना। लिटरेसी रेट क्या कहती है कि नॉलेज एनी वन लैंग्वेज, 7 साल तक लिटरेसी रेट कहती है कि अगर 7 साल के हैं अगर आपको कोई भी एक भाषा पढ़ना लिखना या बोलना आ गया तो आप क्या है, उसको लिटरेट कहा जाता था उस वक्त, ठीक है ना। और उस वक्त कितने लोग लिटरेट थे पता है आपको, 16% सिर्फ, मतलब 100 लोग में से 16 लोग, ठीक है ना, मतलब सॉरी 1000 लोग में से कितने लोग, 16 लोग सिर्फ पढ़े लिखे लोग रहते थे, ठीक है। और फीमेल लिटरेसी रेट तो और बुरा था, 100 में से यहाँ पे 16, यहाँ पे 100 में से कितने लोग रहते थे पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ 7 लोग पढ़े लिखे लोग रहते थे। इतना ज़्यादा जो है इलिटरेसी रेट थी इस वक्त। सेकेंड आइए भाई, यहाँ पे आइए बच्चा, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, इन दिनों हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी नील थी, नो हॉस्पिटल एक्सेट्रा, यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे क्योंकि हमें सब वेद के ही हेल्प से हमें अपनी ज़िंदगी को बचाना हुआ करता था, यही सिचुएशन रहती थी हमारी। फिर इसके बाद हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर, यानी कि लगभग 1 साल तक पहुँचते पहुँचते कितने बच्चे जो है क्या हो जाते थे, मर जाते थे, या कितने लोग जो है मर जाते थे उसमें, 218 पर 1000, यानी 1000 में 218 लोग तो मर ही जाते थे। समझ लीजिए इतना खराब आपकी फैसिलिटी थी उस वक्त। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी it refers to the average number of year for which people are expected to live क्या होता था, हमारी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने सालों तक जीवित रहते थे उस वक्त मालूम है, 44 साल, कितना 44,
ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 68, इसके बीच में लोग चले जाते थे, मर जाते थे। और जापान वगैरह में पता है 90 प्लस हुआ करते थे, उससे कहीं ज़्यादा। एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हो जाती थी। वाइल्ड स्प्रेड पॉवर्टी, और हमारे पास जो है पॉवर्टी लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा उस वक्त स्ट्रांग हो गई। क्यों? क्योंकि हम 1921 की बात कर रहे हैं ना, आज़ादी से पहले, तो उस वक्त सारी चीज़ें इतना डेवलप तो थी नहीं, हेल्थ फैसिलिटी वगैरह इतनी डेवलप तो थी नहीं। तो ये सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमारा जो डेमोग्राफी स्ट्रक्चर को ये एक्सप्रेस करता है। क्लियर इतना? अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और 1 पॉइंट 2 पॉइंट और फिर बाकी ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और पूरे के पूरे होल टॉपिक में अगर कोई क्वेरी हो रही होगी तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।